वर्ल्ड की 90% हाइड्रोजन स्टीम रीफॉर्मिंग प्रोसेस से बनती है। स्टीम रीफॉर्मिंग प्रोसेस में नेचुरल गैस और स्टीम को केमिकली रिएक्ट करवाया जाता है, जिससे हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हाइड्रोजन तो हमने यूज़ कर ली, लेकिन CO या CO2 एक ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, तो ये एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक हैं। तो ऐसी खतरनाक गैस को आपने रिलीज कर दिया हाइड्रोजन को पाने के लिए, तो ऐसे हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। लेकिन अगर आपने इस CO या CO2 जो बाहर निकली, इसका कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन किया, यानी कि इसको अर्थ में कहीं पे स्टोर कर दिया, इसको एटमॉस्फेयर में नहीं जाने दिया, तो ऐसी हाइड्रोजन क्लीन होती है रिलेटिवली। तो ऐसी हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। लेकिन दोनों ही चीज़ें बन रही हैं नेचुरल गैस के केमिकल रिएक्शन से, और नेचुरल गैस एक फॉसिल फ्यूल है, अनलिमिटेड तो है नहीं। तो अगर मैं हाइड्रोजन सस्टेनेबल लेवल पे चाहिए हमेशा के लिए, तो उसका एकमात्र उपाय है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर में, पानी में करंट की मदद से उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। अब इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए बिजली कहाँ से आएगी? तो वो बिजली आप लो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से, जैसे सोलर या विंड से। तो ऐसी हाइड्रोजन जो हमें मिलेगी एकदम साफ सुथरी क्लीन सोर्स से, उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कार और हमारी नॉर्मल पेट्रोल कार या इलेक्ट्रिक कार में क्या डिफरेंस होता है? पेट्रोल कार चलती है पेट्रोल से, पेट्रोल डाला पेट्रोल की टंकी में। पेट्रोल बेसिकली हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी को हमने स्टोर किया गाड़ी के अंदर, और इंजन धीरे धीरे पेट्रोल की टंकी में से पेट्रोल लेता रहेगा, गाड़ी आगे चलाता रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग है। तो उसका नॉन पोल्यूटिंग तरीका क्या है कि इंजन की जगह लगा दो मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, और पेट्रोल की टंकी की जगह लगा दो बैटरी। और पेट्रोल की जगह क्या डालोगे बैटरी में? क्या चीज़ स्टोर होगी? बिजली, यानी कि चार्जिंग पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक कार जो है वो काफ़ी क्लीन होती हैं एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार्स। इनमें कोई एमिशन तो होता नहीं है, बिजली से चल रही हैं। अब एक तीसरा कंसेप्ट आता है हाइड्रोजन कार का। तो हाइड्रोजन कार भी इलेक्ट्रिक कार ही होती है, दोनों बिल्कुल सेम चीज़ हैं। डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि इलेक्ट्रिक कार को आपको बार बार रिचार्ज करना पड़ा। इलेक्ट्रिक गाड़ी 300-400 किलोमीटर चलेगी, फिर आपको इसको रिचार्ज करना पड़ेगा, राइट। हाइड्रोजन कार में आप इसमें हाइड्रोजन डाल सकते हो जितना मर्जी, और जितना मर्जी गाड़ी को चलाओ। जैसे पेट्रोल की गाड़ी है, आपको इंडिया में नॉर्थ से साउथ तक जाना है, पेट्रोल की गाड़ी में जा सकते हो, पेट्रोल भरवाते रहो, गाड़ी चलती रहेगी। इलेक्ट्रिक कार को बीच में बैठ के रिचार्ज करना पड़ेगा। हाइड्रोजन कार में भी आप पेट्रोल की तरह हाइड्रोजन डाल दो। तो हाइड्रोजन कार में क्या होता है? इलेक्ट्रिक कार की तरह एक मोटर होगी, मोटर को चलाने के लिए बैटरी होगी। इलेक्ट्रिक कार में आप बैटरी को बार बार रिचार्ज कर रहे थे, हाइड्रोजन कार में आपको बैटरी को बार बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी के ही अंदर एक फ्यूल सेल होगा। ये फ्यूल सेल हाइड्रोजन की टंकी में से, जो कि गाड़ी के अंदर है, उसमें से हाइड्रोजन लेता रहेगा और बिजली बनाता रहेगा। तो आपको बस किसी भी हाइड्रोजन पंप पे जाना है, गाड़ी की टंकी में हाइड्रोजन डलवानी है, फ्यूल सेल उस हाइड्रोजन से बिजली बनाता रहेगा और बैटरी को चार्ज करता रहेगा। बैटरी चार्ज होती रहेगी और आपकी मोटर चलती रहेगी। तो यानी कि जैसे पेट्रोल कार में हम कन्वीनियंटली कहीं पे भी जाके पेट्रोल डलवा लेते हैं और गाड़ी चलती रहती है, हाइड्रोजन कार में भी कहीं पे भी जाके हाइड्रोजन डलवाओ और गाड़ी आपकी चलती रहेगी। अब ये फ्यूल सेल क्या होता है? इससे पहले भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। फ्यूल सेल आपका नॉर्मल सेल नहीं होता, जैसे नॉर्मल घर में बैटरी होती है, सेल होता है, उसको रिचार्ज करना पड़ता है। फ्यूल सेल मतलब ये किसी फ्यूल से चल रहा है, इसको आपको बार बार रिचार्ज नहीं करना। कौन से फ्यूल से चल रहा है? हाइड्रोजन फ्यूल से। इसमें हाइड्रोजन गैस अंदर आती है जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये हवा से ऑक्सीजन ले लेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऐसा रिएक्शन होता है कि आउटपुट में सिर्फ पानी निकलता है, H2O। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं पानी बनाने के लिए, और थोड़ी गर्मी निकलती है। एंड इससे जनरेट क्या हुआ? इससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ, और इस इलेक्ट्रिक करंट ने आपकी हाइड्रोजन कार की बैटरी को रिचार्ज करता रहा। अब 2015 का क्वेश्चन देखो फ्यूल सेल के ऊपर। पहला ऑप्शन है, इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल
देन फ्यूल सेल विल एमिट हीट एंड वाटर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फ्यूल सेल हाइड्रोजन लेता है और हीट एंड वाटर देता है एज बाय प्रोडक्ट्स। ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, तो मेन प्रोडक्ट क्या है फिर? मेन प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल सेल कैन बी यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन लैपटॉप जैसे छोटी चीज के लिए यूज नहीं किया जा सकता। गलत। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। भाई ये बिजली तो बना रहा है, अब बिजली कम बनाए, छोटा यूज कर लो, ज्यादा बिजली चाहिए बड़ा फ्यूल सेल यूज कर लो। तो ये सेकंड पॉइंट बेकार का है। थर्ड ये कहता है कि फ्यूल सेल ऑल्टरनेटिंग करंट वाली बिजली बनाते हैं। गलत, ये डायरेक्ट करंट बनाते हैं। देखो एक कंसेप्ट ना बिल्कुल ध्यान रखो, चीज़ों को रटो मत, समझ लो। हमारे घर में जो बिजली आती है ना, वो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। तो घर का बल्ब, पंखा सब एसी करंट से चलता है। और दुनिया में जो भी बैटरीज होती हैं ना, बैटरी चलती है हमेशा डीसी करंट से। वो डीसी करंट लेती हैं और डीसी करंट देती हैं बैटरी, ठीक है। घर में जो बिजली आ रही है बिजली के खंभे से, वो एसी, और बैटरी हमेशा डीसी, ठीक है। अब जैसे इन्वर्टर होता है ना, तो इन्वर्टर का काम क्या होता है? इन्वर्टर का काम होता है इन्वर्ट करना एसी को डीसी में, डीसी को एसी में। जैसे हमें बैटरी चार्ज करनी है, तो घर का जो इन्वर्टर है वो एसी करंट लेगा, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज कर देगा। अब आपके घर की बिजली चली गई, तो आपको करंट चाहिए पंखा चलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, लेकिन पंखा और बल्ब चलते हैं एसी से। और बैटरी के अंदर कौन सा करंट होता है? डीसी। तो क्या करोगे? इन्वर्टर। इन्वर्टर जो है बैटरी की डीसी पावर को लेगा और एसी में कन्वर्ट करके घर की सारी अप्लाइंसेस चला देगा। तो जैसे हमारा बैटरी होता है वैसे ही हमारा फ्यूल सेल होता है। तो फ्यूल सेल भी हमेशा आपको डीसी करंट देगा, ना कि एसी। तो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। हाइड्रोजन यूज करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम फ्यूल सेल का यूज़ करें। हाइड्रोजन को हम सीएनजी के साथ मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती है ना, बायोफ्यूल के साथ पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स कर देते हैं, वैसे ही सीएनजी व्हीकल में जो हम सीएनजी डालते हैं उसमें थोड़ी सी हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग कर दो। ऐसे भी हाइड्रोजन को हम यूज़ कर सकते हैं बिना फ्यूल सेल का इस्तेमाल करें। तो हाइड्रोजन सीएनजी क्या होता है? इट इज़ सिंपली हाइड्रोजन एडेड टू सीएनजी। इसके लिए आपको अपने इंजन में किसी तरह की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इससे इंजन की एफिशिएंसी बढ़ती है। और अच्छी बात यह है कि जिन व्हीकल्स में ज़्यादा लोड पड़ता है उनमें हाइड्रोजन सीएनजी और ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली काम करती है। इसलिए बसेस और ट्रक्स के लिए ये हाइड्रोजन सीएनजी ज़्यादा सूटेबल है। इससे पोल्यूशन कम होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये एक्सपेंसिव है। बिल्कुल वैसे ही समझ लो जैसे पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती है इथेनॉल की, वैसे ही सीएनजी में ब्लेंडिंग कर दो हाइड्रोजन की। 2019 का क्वेश्चन देखो हाइड्रोजन सीएनजी के ऊपर। पहला ऑप्शन ये कहता है मेन एडवांटेज ये है कि इट एलिमिनेट्स कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस। ये एलिमिनेट कैसे करेगा? देखो सारा जो पोल्यूशन होता है ना वो कम होता है जब भी आप किसी भी सीएनजी व्हीकल में पहले सीएनजी सप्लाई कर रहे थे, अब आपने उसमें थोड़ी सी हाइड्रोजन मिक्स कर दी, तो सीएनजी तो फिर भी दे रहे हो ना, एक फॉसिल फ्यूल तो फिर भी जा रहा है ना व्हीकल के अंदर। जब तक फॉसिल फ्यूल जा रहा है तब तक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें निकलती रहेंगी। तो रिड्यूस जरूर करता है लेकिन एलिमिनेट नहीं करता। इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, हाइड्रोजन सीएनजी एज अ फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ये ठीक बोल रहा है, ये खत्म नहीं करता, ये कम कर देता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड, हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद सीएनजी। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे इथेनॉल वगैरह होता है ना, लगभग 20% तक ब्लेंडिंग सेफ मानी जाती है कि आप 20% तक पेट्रोल में अगर इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हो तो आपको गाड़ी वाड़ी चेंज करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली चीज़ चल जाती हैं। तो ऐसे ही इसमें भी है, इसमें भी लगभग 20% के रेशियो तक आप ब्लेंड कर सकते हो। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ है हाइड्रोजन सीएनजी मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव। नहीं, लेस एक्सपेंसिव नहीं, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना, स्टोर करना टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग है और इसलिए एक्सपेंसिव भी है। इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भारत सरकार 2015 में एक पॉलिसी लाई थी फेम नाम से। तो यूपीएससी सिंपली पूछ लेगा कि फेम स्कीम किसके बारे में है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए है। ऐसी फेम का सेकंड वर्जन 2019 में लॉन्च हुआ था। फेम की फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यूपीएससी पूछेगा कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री में कंफ्यूज कर देगा आपको। वो बोल देगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है ऐसा कुछ, या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जबकि इसकी एक्चुअली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। पर्पस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना, और जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है ये उसी का पार्ट है। यूपीएससी पूछ सकता है कि वो कौन सा स्टेट था जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई थी, तो आंसर है कर्नाटका ने 2017 में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे हैं रनिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। जो आपकी नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं, नॉर्मल गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी को चलाने के लिए 1 किलोमीटर चलाने पे लगभग 8 रुपये का पेट्रोल फूक जाता है ऑन एन एवरेज। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक कार को चलाओगे तो 1 किलोमीटर में आपकी सिर्फ 1 रुपये की बिजली फूकेगी, और ये इको फ्रेंडली होती हैं क्योंकि पोल्यूशन नहीं करती। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम है कि गाड़ियाँ महंगी बहुत होती हैं, और इनके महंगे होने का मेन रीज़न है बैटरी। अगर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी बाज़ार में 20 लाख रुपए की मिल रही है, तो 20 लाख में से लगभग 8 लाख रुपए की तो उसकी बैटरी की कॉस्ट है। और दूसरी दिक्कत रेंज लिमिटेशन। जैसे मैंने पहले बताया था, पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डालते रहो वो चलती रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आपको बार बार रिचार्ज करना पड़ता है। और तीसरी बात है कि इंडिया में अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनानी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल इंडिया में है ही नहीं। बैटरीज को चाहिए होता है लिथियम। लिथियम इज़ अ लाइटेस्ट मटेरियल, लेकिन इंडिया में लिथियम बनता ही नहीं है। वर्ल्ड का मैक्सिमम लिथियम, ऑलमोस्ट 70% लिथियम कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में यहाँ पे है, देखो अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना है, ये बोलीविया और ये चिले। अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले, ABC के बीच में एकदम, इन तीनों के बीच में एक ट्राइंगल का एरिया है, ट्रायंगुलर शेप में एक एरिया है, उस एरिया को बोलते हैं लिथियम ट्राइंगल। वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 70% लिथियम इस ट्राइंगल लिथियम से आता है। इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक एक्सचेंज है जहाँ पे कंपनीज के शेयर ट्रेड होते हैं, वैसे ही इंडिया में कुछ पावर एक्सचेंजेस हैं, जैसे इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। तो इन एक्सचेंजेस पे बिजली और बिजली के कुछ सर्टिफिकेट्स ट्रेड होते हैं। इंडिया में ग्रिड सिस्टम होता है। ग्रिड सिस्टम मतलब कि एक आपने ग्रिड बना दी इंडिया में, यानी कि बिजली के तारे हैं, इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। इंडिया में ऐसे आपने बिजली के तारों की ग्रिड बना दी। अब जितने भी पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, वो पावर प्लांट्स इस ग्रिड में बिजली सप्लाई करते हैं। और जो डिस्कॉम कंपनी होती हैं, डिस्कॉम वो होती हैं जो आपके घर में बिजली का बिल भेजती है ना, क्योंकि आपके घर में बिजली सप्लाई कर रही हैं, तो वो डिस्कॉम इस ग्रिड से बिजली निकालती हैं एंड आगे आपको सप्लाई कर देती हैं, राइट। तो जो डिस्कॉम्स होती हैं वो पावर प्लांट से टाई अप कर लेती हैं कि भी मुझे इतने बिजली चाहिए। अब ये नहीं उस पावर प्लांट से उस डिस्कॉम तक प्रॉपर बिजली की तार बिछाई जाएगी, हर बार वो एग्रीमेंट करेंगे तो बिजली की तार बिछाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि पावर प्लांट सारे ग्रिड के अंदर बिजली दे रहे हैं। तो एग्रीमेंट हो गया इनका, तो ये पावर प्लांट एग्रीमेंट के हिसाब से उतनी बिजली ग्रिड में डाल देगा और डिस्कॉम उतनी बिजली ग्रिड में से निकाल लेगी और आगे आपको सप्लाई कर देगी। तो ये जो मैकेनिज्म है इनके आपस में डीलिंग, ठीक है, ये डीलिंग आप कर सकते हो थ्रू एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले आपको एक हफ्ते पहले की डीलिंग करनी पड़ती थी कि भी अगले हफ्ते डिस्कॉम डीलिंग करेगी कि अगले हफ्ते मुझे इतनी बिजली चाहिए, तो एनर्जी एक्सचेंज पे बाय के लिए एक बिड लगा देगी। जैसे बीएससी पे बिड लगाते हो ना कि मैं इतने रुपए में रिलायंस के शेयर खरीदने को तैयार हूँ, एंड फिर कोई बिड लगाता है मैं इतने में बेचने को तैयार हूँ। तो ऐसे ही डिस्कॉम्स और पावर प्रोड्यूसर्स इस तरह में बिजली एक्सचेंज कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे, लेकिन पहले टाइम पीरियड बहुत लंबा होता था, एक हफ्ते बाद तक के लिए, कि एक हफ्ते बाद तुम्हें बिजली चाहिए तो। लेकिन अब ऐसा होता है कि आपने अभी बिडिंग करी एंड 1 घंटे बाद आपका वो ट्रांजैक्शन ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, 1 घंटे बाद आप वो बिजली ले सकते हो।
ठीक है, तो ये कंसेप्ट है एनर्जी एक्सचेंज का, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको बस एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही गैस एक्सचेंज है भाई, जैसे ये शेयर एक्सचेंज होते हैं, शेयर ट्रेडिंग एक्सचेंज होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज सॉरी, वैसे ही एनर्जी एक्सचेंज है, वैसे ही गैस एक्सचेंज है। तो जो इम्पोर्टेड एलएनजी होती है, नेचुरल गैस आती है, उसकी इस पर ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अब जो ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी में, तो उस मार्केट को आपने नाम दे दिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। ग्रीन मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है। ठीक, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। अच्छा, इन पावर एक्सचेंज पे, एनर्जी एक्सचेंज पे आप एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट को भी ट्रेड कर सकते हो। ये क्या चीज़ें होती हैं? जैसे मान लो दो कंपनीज को भारत सरकार ने टारगेट दिया कि तुम्हें अगले साल 5000 यूनिट बिजली बचानी है, एनर्जी सेविंग मेजर्स लो ताकि तुम 5000 यूनिट बिजली बचाओ। कंपनी ए ने अपना टारगेट ओवर अचीव कर लिया, उसने 5 की जगह 5800 यूनिट बिजली बचा ली। तो भारत सरकार कहेगी वेरी गुड, तुमने और ज़्यादा बिजली बचा ली, तो हम तुम्हें इसकी शाबाशी में एक सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ भी तुमने 800 यूनिट ज़्यादा बिजली बचा ली। और कंपनी बी अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई, तो कंपनी ए को पैसे देके वो सर्टिफिकेट्स जो भारत सरकार ने इसको दिए थे वो सर्टिफिकेट से खरीद लेगी ताकि ऑन पेपर इसका टारगेट अचीव हो जाए। तो ये होते हैं एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, इनको भी आप एनर्जी एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो। ऐसे ही होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। तो इंडिया में जो डिस्कॉम्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनको टारगेट दिया जाता है कि भाई तुम लोगों को जितनी बिजली बेचोगे उसमें से लेटस से 10% बिजली ऐसी होनी चाहिए या 15% बिजली ये होनी चाहिए जो तुमने किसी रिन्यूएबल सोर्स से ली हो। ठीक है ना, तो या तो डिस्कॉम खुद अपने पावर प्लांट लगाएगी, लेकिन डिस्कॉम इतना झंझट नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं, वो प्रोफेशनल कंपनीज से बिजली खरीद लेती हैं। जैसे ये कोई प्रोफेशनल कंपनी है, इसका काम है बहुत सारी जगह पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट लगाना और बिजली प्रोड्यूस करना, और आगे ये बिजली ये सेल कर देगी डिस्कॉम को। दिस इज जस्ट लाइक अ पावर प्लांट। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी ये होता है कि डिस्कॉम इस तरह से अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाती है, तो उस केस में क्या करेगी, ये अपना टारगेट अचीव करने के लिए ऐसी कंपनी को पैसे दे देगी और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट खरीद लेगी। जैसे यहाँ पे एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे थे पैसे देके, वैसे ही डिस्कॉम REC खरीद लेगी। ठीक है, तो जो इनकी कंपल्शन है कि इनको इतनी % बिजली देनी ही है रिन्यूएबल एनर्जी वाली, उसको बोलते हैं RPO, रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन, और इस सर्टिफिकेट को बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है? एनर्जी ट्रांजिशन मतलब जैसे पहले हम यूज़ करते थे पेट्रोल की जगह अब यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार, कोयले की जगह यूज़ करोगे न्यूक्लियर पावर, तो दैट इज़ एनर्जी ट्रांजिशन। प्रीलिम्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एंड एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव दोनों ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड हैं। एनर्जी इंटेंसिटी क्या होती है कि किसी भी काम को करने के लिए आपको कितनी ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ी। भाई मान लो एक शर्ट इंडिया में बनी, एक शर्ट है, ठीक है, ये शर्ट इंडिया में बनी है, इंडिया में इसको बनने में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी या यूके में? आंसर होगा यूके में, इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड में इस शर्ट को बनाने के मैक्सिमम प्रोसेसेस बिजली, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे होंगे लेकिन इंडिया में इस शर्ट को बनाने का मैक्सिमम काम जो है वो ह्यूमंस कर रहे हैं, मैनुअली किया जा रहा है, तो इंडिया में कम एनर्जी यूज़ हो रही है। ठीक है ना, तो एनर्जी इंटेंसिटी इन जनरल कौन सी कंट्री में कम होगी? इंडिया में कम होगी। इंडिया की 6% एनर्जी नीड्स नेचुरल गैस से पूरी होती हैं। इंडिया जितनी भी नेचुरल गैस यूज़ करती है उसमें से 50% तो हम खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं और 50% हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। इंडिया नेचुरल गैस कहाँ से इंपोर्ट करती है? ज़्यादातर नेचुरल गैस हमारी आती है कतार से एंड नाइजीरिया से। ठीक है, बाकी अभी रिसेंटली कुछ सालों में यूएस से, रशिया और ऑस्ट्रेलिया से भी इंडिया ने नेचुरल गैस बड़े स्केल पे इंपोर्ट करनी शुरू करी है। ट्रेंड रहा है कि पिछले 15 साल में कंसिस्टेंटली हमारे LNG इंपोर्ट्स बढ़े हैं। इंडिया में पहली LNG इंपोर्ट कहाँ पे हुई थी? कतार से हुई थी 2004 में, जो कि गुजरात के दहेज टर्मिनल पे आई थी।
तो इंडिया में एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल्स कहाँ पे हैं? देखो, हम जब भी किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो सी पोर्ट के थ्रू करते हैं जनरली। अब जो हमारे घर के गुड्स होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, ये तो नॉर्मल गुड्स हैं, इनकी पैकिंग कर दी, किसी भी पोर्ट से इंपोर्ट कर लो। लेकिन नेचुरल गैस को लिक्विफाई करके एक्सपोर्ट किया जाता है, एंड इंडिया में जब वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस आती है तो उसको रिसीव करने के लिए आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है पोर्ट के ऊपर। तो किसी भी सी पोर्ट के थ्रू नेचुरल गैस को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है, उसके लिए प्रॉपर इंफ्रा क्रिएट करना पड़ेगा। तो एलएनजी को इंपोर्ट करने का इंफ्रा इंडिया के कौन कौन से पोर्ट्स पे हैं? गुजरात के दहेज और हजीरा पोर्ट, महाराष्ट्र का दपोल पोर्ट और केरला का कोची पोर्ट। इंडिया में जो हम खुद डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल गैस, उसकी प्राइसिंग गवर्नमेंट तय करती है बेस्ड ऑन कि इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे यूएस, यूके, रशिया, कनाडा, वहाँ पे क्या रेट चल रहा है नेचुरल गैस का, उसको ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस के रेट तय करती है। नेशनल गैस ग्रिड क्या है भाई? जैसे इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड है, वैसी गैस की ग्रिड है कि इंडिया में गैस की बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइंस हैं, उनको सरकार आपस में कनेक्ट कर रही है, एंड दैट इज़ योर नेशनल ग्रिड। जैसे इस डायग्राम अगर आप देखो तो जो ब्लू लाइंस में है, ब्लू लाइंस में एग्जिस्टिंग गैस पाइपलाइंस हैं, और जो रेड डॉटेड लाइंस हैं वो पाइपलाइंस अभी बन रही हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जब किसी सिटी में, जैसे मैप में देखा आपने, किसी सिटी में पाइपलाइन पहुंच गई है गैस की, लेकिन उसके बाद घरों तक कैसे पहुंचेगी? तो घरों के लिए होता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपके घर में पीएनजी आती है, पाइप्ड नेचुरल गैस। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, यूपी से पूछ लेगा, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है ईस्टर्न इंडिया में पाइप्ड गैस नेटवर्क फैलाने के लिए। ठीक है, जो ईस्टर्न इंडिया का इलाका ना, ये यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो इन इलाकों में पाइप्ड गैस नेटवर्क को और इंक्रीज करने के लिए ये प्रोग्राम है पीएम ऊर्जा गंगा। सतत इनिशिएटिव किस चीज़ के लिए है? सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का इनिशिएटिव है ये, ताकि हमारी व्हीकल्स में ज़्यादा से ज़्यादा बायोगैस यूज़ करी जा सके। जैसा हमने पहले क्लास में बताया था, बायोगैस क्या है? बायोगैस में लगभग 60% मीथेन होती है, और मीथेन ही होती है हमारी नेचुरल गैस। ठीक है ना, तो हम बायोगैस को ज़्यादा यूज़ करें अपने व्हीकल्स में, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का इनिशिएटिव है। 2005 का क्वेश्चन देखो, एसर्शन है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज मीथेन। देखो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या चीज़ है, पहले इसको समझो। यहाँ से जैसे ये हमारी धरती है, धरती में आपको यहाँ पे मिला कोयला, थोड़ा सा खोदा आपने सरफेस, और सरफेस के बहुत पास होता है कोयला, कोल। तो कोयले को खोदा भाई, ज़मीन खोदी, कोयला निकाल लिया। जहाँ पे कोयला होता है जनरली उसके आसपास काफ़ी मीथेन गैस के पॉकेट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमने निकाल ली कोल बेड मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन गैस हमें जलानी होती है, मेन फ्यूल होता है हमारा नेचुरल गैस का, तो मीथेन गैस आपने यहाँ से निकाल ली, ये तो मिल गई कोल के पास। दूसरा होता है कि आप धरती में काफ़ी अंदर तक, गहराई तक खोदोगे तो आपको कन्वेंशनल गैस मिलती है। जैसे कभी न्यूज़ में आता है ना कि कहीं पे नेचुरल गैस मिली है धरती के अंदर, तो हम इस गैस की बात कर रहे होते हैं कि धरती में काफ़ी ड्रिल करके गवर्नमेंट को नेचुरल गैस मिल गई। वो नेचुरल गैस का मतलब होता है मीथेन। नेचुरल गैस मतलब ऑलमोस्ट, मतलब मैक्सिमम, प्योर नहीं होता। देखो, प्योर कोई चीज़ नहीं होती, जो भी धरती में से निकल रही है वो चीज़ कभी प्योर नहीं होती, राइट, बट मोस्टली इसमें मीथेन होती है। तो अगर आप इसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, जनरली उस गैस को लिक्विफाई करके एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वो बन गई एलएनजी। अगर उसको ऑटो रिक्शा में चला रहे हो तो बन गई सीएनजी, और अगर घरों में पाइप के थ्रू भेज रहे हो तो बन गई पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जहाँ पे भी वर्ड आ जाए समझ जाओ मीथेन की बात हो रही है। अब अगर आप धरती में थोड़ा और खोदोगे तो आपको क्रूड ऑयल मिलेगा। जो क्रूड ऑयल है उसको हमने इंपोर्ट किया, रिलायंस ने क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया। अब रिलायंस अपनी गुजरात की रिफाइनरी में इस क्रूड ऑयल को रिफाइन कर रहा है, ऐसे बड़े बड़े टॉवर्स के अंदर। ठीक है, जब उसमें रिफाइन करता है तो क्रूड ऑयल में से बहुत अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, जैसे फ्यूल ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल और पेट्रोलियम गैस।
ठीक है। इनफैक्ट ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल और वैक्स वगैरह होता है ना, वैक्स, एसफल्ट, वैसलीन, ये सभी क्रूड ऑयल में से निकलता है। ये जो इनफैक्ट आपका जो प्लास्टिक है, बहुत सारा प्लास्टिक भी क्रूड ऑयल से बनता है, इन्हीं में से किसी कंपोनेंट से। ठीक है। तो जो सबसे ऊपर निकला पेट्रोलियम गैस में मोस्टली होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो जो हमारे घर में एलपीजी गैस आती है, एलपीजी गैस में होती है प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और नेचुरल गैस में होती है मीथेन। अब 2005 का क्वेश्चन देखो, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसकी बात हो रही है, इज मीथेन। नहीं भाई, मीथेन तो नेचुरल गैस है, तो असर्शन हो गया गलत, हेंस डी। 2019 का क्वेश्चन देखो, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार ने कोई बोर्ड बनाया होगा। इट इज़ द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया। नहीं, इंडिया में इतनी सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। मतलब ऐसे सोचो, मतलब आपको सारे फैक्ट्स नहीं पता, तो अब ऐसे सोचो ना कि भाई भारत सरकार सबसे पहले पेट्रोलियम को रेगुलेट करने के लिए कोई बोर्ड बनाएगी। ठीक है ना, आज़ादी हुई, मान लो देश आज़ाद हुआ एंड सरकार ये सब काम करेगी, तो पहला स्टेटमेंट बहुत ही अटपटा सा है। ठीक है ना, तो पहले को एलिमिनेट कर दो और आपका आंसर आ गया, आंसर बी। वैसे आगे के लिए याद रखो कि जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 2006 में बनाया गया था। शेल गैस क्या चीज़ होती है? देखो, जैसे यहाँ पे हमने बोला कि कोल बेड के पास में मीथेन गैस मिली, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर एरिया में नेचुरल गैस मिल गई, पर्टिकुलर एरिया में क्रूड ऑयल मिल गया, तो इनकी कोई पर्टिकुलर जगह होती हैं। ठीक है ना, हर जगह तो है नहीं धरती पे फैले हुए यूनिफॉर्मली। लेकिन शेल गैस ऐसी गैस होती है जो धरती पे बहुत जगह पाई जाती है। वो ऐसी छोटी छोटी जगहों पे नहीं मिलती है, वो कई जगहों पे बहुत बड़े एरियाज में फैली हुई होती है। ठीक है, तो उन एरियाज में क्या है, जैसे रॉक्स होते हैं ना, रॉक, ठीक है, पत्थरों के अंदर वो दबी हुई होती है गैस, और आपको ड्रिलिंग करके काफ़ी प्रेशर सप्लाई करके रॉक्स में से वो गैस निकालनी पड़ती है बाहर। ठीक है, वो होती है शेल गैस। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैकिंग या हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। ठीक है, तो जैसे ये डायग्राम है शेल गैस निकालने का, कि धरती में बहुत जगह पाई जाती है ये शेल गैस। पहले इसे वर्टिकली गड्ढा खोदो, वर्टिकली गड्ढा खोद के फिर उसको हॉरिजॉन्टली खोदो, और फिर यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, हाइड्रोलिक यानी कोई लिक्विड काफ़ी प्रेशर से अंदर सप्लाई करो। जब वो लिक्विड बहुत प्रेशर से सप्लाई करोगे तो फिर इन पत्थरों के बीच में जो गैस दबी हुई थी वो गैस बाहर निकलेगी, एंड उस गैस को फिर आप बाहर यहाँ से निकाल लोगे। इसको बोलते हैं शेल गैस। ठीक, अब 2014 का क्वेश्चन देखो, कोल बेड मीथेन, जो मैं बताया था ना कोयले की खदान के पास में मीथेन गैस मिलती है, उसके बारे में है और शेल गैस के बारे में है। पहला ऑप्शन कहता है कि कोल बेड मीथेन इज अ प्योर मीथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल सीम्स। यार प्योर मीथेन नहीं हो सकती। शेल गैस के बारे में लिखा है कि शेल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ओनली। नहीं भाई, धरती में से कोई भी चीज़ जब बाहर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो कभी भी प्योर नहीं होगी। प्योर मीथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन ओनली, उसके साथ में और भी गैसेज होंगी डेफिनेटली, राइट। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कहता है इन इंडिया एबंडेंट कोल बेड मीथेन, इंडिया में कोल बेड मीथेन तो बहुत मिलती है लेकिन इंडिया में शेल गैस कहीं नहीं मिली है। गलत, मैंने कहा शेल गैस तो बहुत जगह मिलती है, बल्कि कोल बेड मीथेन या क्रूड ऑयल ये चीज़ें बहुत कम जगह मिलती हैं, लेकिन शेल गैस तो बहुत जगह मिल जाती है आसानी से। तो प्रॉब्लम क्या है, इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है शेल गैस? प्रॉब्लम है उसको निकालना। ये जो प्रोसेस है ना निकालने का, ये काफ़ी टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग प्रोसेस होता है। और एक तो टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग है, ऊपर से इसमें पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। वो पैसे इतने ज़्यादा खर्च होते हैं कि बाद में जो आपको शेल गैस मिलेगी बाहर, वो बड़ी महंगी होगी। इसलिए शेल गैस तो इंडिया में, यूएस में बहुत जगहों पे बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन उसको निकाला नहीं जाता है, बहुत कम निकाला जाता है। ठीक है, अब रिसेंटली आपने देखा कि यूएसए जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ सफिशिएंट हो गया है शेल गैस के मामले में। क्यों? क्योंकि कुछ साल पहले उनके यहाँ ये जो प्रोसेस है फ्रैकिंग का, ये उन्होंने काफ़ी इकोनॉमिकल तरीके इसके ढूंढ लिए कि काफ़ी सस्ते दाम में काफ़ी कम खर्चा करके किस तरह से फ्रैकिंग का प्रोसेस
किया जा सकता है। इसलिए यूएसए में शेल गैस की प्रोडक्शन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। और 2014 का एक और क्वेश्चन है कि क्लस्टर बीन, गुआर गम होता है, तो गुआर गम किस चीज़ में यूज़ होता है? वैसे तो एज ए एनिमल फीड वगैरह यूज़ होता है वो, ठीक है ना, बट ये जो हमने अंदर लिक्विड डाला था ना बड़े प्रेशर से रॉक्स को तोड़ने के लिए, जिसमें से गैस निकले, तो जो लिक्विड आपने डाला था उस लिक्विड में भी गुआरगम को डाला जाता है, यूज़ किया जाता है। तो वो था आपका 2014 का क्वेश्चन। कुछ मिसलेनियस चीज़ें देख लो, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे पुराना टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, टेक्निकल यू कैन से साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, भारत सरकार का सबसे पुराना साइंटिफिक डिपार्टमेंट है सर्वे ऑफ इंडिया। 1766 से बना था, हेडक्वार्टर देहरादून में है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 में बना, कोलकाता हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861, दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट क्या होते हैं? पिछली क्लास में हमने लास्ट में पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वो आपको पता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं? कि जहाँ पे आपको बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी मिले, लेकिन वो बायोडाइवर्सिटी थ्रेटेंड हो, खतरा बना हुआ है उनके ऊपर कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट क्या होंगे? कोल्ड स्पॉट उनको कहते हैं जहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी मिलती है, ठीक है ना, लेकिन वो थ्रेटेंड नहीं है। कोई इलाका ऐसा है, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये एक इलाका है, ये दूसरा इलाका है, दोनों जगह आपको बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी मिल रही है, अच्छी बात है, लेकिन इस जगह पे खतरा मंडरा रहा है, मे बी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है ना, तो हमें ज़रूरत है इसको कंजर्व करने की, इसको बोलते हैं हॉट स्पॉट, इनको खतरा है। दूसरे होते हैं कोल्ड स्पॉट, तो यहाँ पे खतरा नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे भी बहुत सारे थ्रेटेंड स्पीशीज़ मिलती हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, मे बी वो एंडेंजर्ड हों, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हों, लेकिन इस इलाके को एज सच कोई खतरा नहीं है, ठीक है ना, ये इलाका काफ़ी महफूज है, यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस वगैरह ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट। सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी फॉर 2050, ये रिपोर्ट किसने निकाली? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने। सस्टेनेबल रिन्यूएबल्स रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव, इसको पहले बोलते थे, इसका पुराना नाम है सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है, वर्ल्ड बैंक और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, जैसे हमारा जो सोलर अलायंस है वो, ये सब मिलके इसको कर रहे हैं। इसमें मेनली कंट्रीज़ की हेल्प करी जाती हैं पैसे इकट्ठे करने में, ताकि वो कंट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल कर पाएँ। इंडियन मॉनसून इंडेक्स और इंडियन रेन इंडेक्स, ये बेसिकली ट्रैक करते हैं रेनफॉल की परफॉर्मेंस को। इसको NCDEX ने लॉन्च किया है और डेटा मिलेगा स्काईमेट से, ना कि IMD से। देखो जैसे मैंने पहले बताया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये कुछ एक्सचेंज होते हैं जिनके ऊपर शेयर्स ट्रेड होते हैं। तो सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स एक ट्रैकिंग करने का तरीका है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो सबसे बड़ी 30 कंपनीज हैं, 30 कंपनियां हैं, कुल मिला के उनका शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसको ट्रैक करके आपने एक सिंगल फिगर दे दी, उस सिंगल फिगर को बोल दिया सेंसेक्स, ठीक है। उसी तरह भारत में रेनफॉल कम हुई या ज़्यादा हुई, उसको ट्रैक कर रहे हो अगर आप, उसके लिए एक सिंगल नंबर दे दिया, उसको बोल दिया इंडियन मॉनसून इंडेक्स या इंडियन रेन इंडेक्स। तो 4 पेजेस तो हमने पढ़ लिए हैं, अब आगे क्या बचा है? जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के क्या टारगेट्स हैं, इंडिया में कितनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, किस सेक्टर में कितनी होती है। सोलर एनर्जी के 2 तरीके होते हैं, फोटोवोल्टेक और थर्मल, ठीक है। इसके कुछ इनिशिएटिव्स, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या डिफरेंस होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर UPSC क्या क्वेश्चंस पूछ चुका है, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और एरोपोनिक्स को, इनमें जो डिफरेंस है उसको याद करने का आसान तरीका। तो ऐसे ये सारे टॉपिक्स बचे हैं। इस क्लास के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं? अभी जनवरी तक का एनवायरनमेंट सारा फिनिश इसमें हम कर रहे हैं। तो ये क्लास 4 है, इसमें 4 पेजेस हमने पढ़ लिए हैं, बाकी के पेजेस आप PDF में से खुद पढ़ लेना,
ठीक है, PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, उसकी कॉस्ट नहीं है, PDF टोटली फ्री होती हैं, बाकी पेजेस आप खुद पढ़ लो। अगर आपको बाकी पेजेस की भी एक्सप्लेनेशन सुननी है, वीडियो सुननी है, तो वो हमारे पेड कोर्स का पार्ट है। पेड कोर्स में क्या होता है कि हमारी कुछ क्लास का कुछ हिस्सा यूट्यूब पे फ्री में आता है एंड बाकी हिस्सा पेड कोर्स का पार्ट होता है। तो जैसे 4th क्लास है तो 4th क्लास का थोड़ा पार्ट हमने पढ़ लिया यहाँ पे एंड बाकी पोर्शन पेड कोर्स का पार्ट है। तो पेड कोर्स कैसे खरीदना है, 200 रुपीज़ हिंदी वीडियोस के लिए आप 200 रुपये पे करो तो प्रीलिम्स के एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स की जितनी क्लासेस आएंगी उन सब का पेड पोर्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, 200 रुपीज़ में ये सारा पोर्शन आपको मिल जाएगा। ज्वाइन कैसे करना है, allinclusiveias.com/paid courses, यहाँ पे जाओ, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो गूगल प्ले स्टोर खोल के ऑल इंक्लूसिव IAS नाम की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। अगर आईफोन या आईपैड यूज़ कर रहे हो तो क्लास प्लस नाम की ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल देना MXLTF। ठीक है, जब ऐप डाउनलोड हो जाएगी तो ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें नीचे ऑप्शन होगा स्टोर का, स्टोर को ओपन करो, जो भी कोर्स खरीदना है उसको खरीद लो। पेमेंट करने के बाद फिर से स्टोर को खोलो एंड आपको जो भी आपने कोर्स खरीदा था उसको ओपन करो, आपको वीडियोस दिख जाएंगी। ठीक है, अगर आपको लैपटॉप से देखना है ये कोर्स तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करो, पेमेंट करो और पेमेंट करने के बाद वहीं पे इमीडिएटली माई कोर्सेज पे क्लिक करना। माई कोर्सेज में आपका वो कोर्स चालू हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखो कि पेमेंट करने से पहले डिसाइड कर लो कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे वीडियोस देखनी है। ऐसा मत करना कि पेमेंट कर दो इस वाले तरीके से, ठीक है ना, इस वाले लिंक से पेमेंट कर दो, लैपटॉप वाले लिंक से, और बाद में कहो कि सर हमें मोबाइल पे देखनी है तो हमें मोबाइल ऐप वाला एक्सेस दे दो, या पेमेंट मोबाइल ऐप पे कर दो और फिर कहो कि अब हमें लैपटॉप पे देखनी है क्लासेस। तो ऐसे नहीं, एक चीज़ चूज़ कर लो किस पे देखनी है, उसी पे पेमेंट करो, फिर आपकी वीडियोस जहाँ पे पेमेंट करोगे वहीं पे चलेंगी। मोबाइल ऐप, जिस मोबाइल ऐप में आप पेमेंट करोगे वहाँ पे आपकी वीडियो चलेंगी। लैपटॉप में पेमेंट करोगे तो लैपटॉप में वीडियो चलेंगी, फिर मोबाइल में नहीं चलेंगी। ठीक है, और PDF तो फ्री है ही, PDF में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सारी पेमेंट की कहानी जो है ये एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिए है, PDF में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे मेरी नई वीडियो आएगी उसकी आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो।